डोमेस्टिक। ओके, देन यहाँ पे आप देख रहे हो क्लाइंट नेम। ओके, अभी ये क्लाइंट नेम आपका मास्टर में अगर आपने फीड किया रहेगा तो यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, अगर आपने मास्टर में नहीं डाला है, अगर आपने मास्टर में नहीं डाला है तो आपको यहाँ पे वो कस्टमर नहीं दिखेगा। ठीक है, सो मैं कोई भी एक एबीसी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड लेता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने क्लाइंट नेम सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने मेरे को उसका कंसर्न पर्सन ऑटो पॉपुलेट करके यहाँ पे दे दिया और उसका विद मोबाइल नंबर भी मेरे को यहाँ पे उसने दिया है। ठीक है, अब ये क्लाइंट मेरा बनता है क्लाइंट मास्टर से। ठीक है, और वहीं कंसर्न पर्सन भी उसी पे एलोकेट होता है। वहीं एक हमने एक छोटा सा एक बटन दे रखा है, वहां से आप उसका कंसर्न पर्सन क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसका जॉब नेम डाला। ठीक है, टेस्ट जॉब, या मैं कोई भी एक कार्टन डाल देता हूँ, जेपीटॉन 100 ml। ये मैंने एक जॉब नेम डाल दिया। अभी जॉब नेम से आप क्या समझे, जॉब नेम क्या होता है बेसिकली? कोई बता सकता है मेरे को अनम्यूट करके? हेलो। अपन कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नेम। ओके, नेक्स्ट, कोई दूसरा? हेलो। जॉब नेम से आप क्या समझते हैं बेसिकली? एक सिंपल वर्ड में क्या जॉब नेम मतलब क्या हो सकता है जॉब नेम? किसी भी काम का नाम है। ओके, तो और किसी भी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन जॉब नेम से कंसिडर किया जाता है। ओके, उसका प्रोडक्ट का नेम बेसिकली जो भी आपके पास इंक्वायरी आई है या जो भी आप जैसे कि आप खुद भी अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, आपसे किसी ने बोला कि मेरे को ये एक पर्टिकुलर मेरे को मार्कर बना के आप दे दो, तो उस मार्कर पे उसका नेम होगा कि ये एक XYZ मोन्टेक्स का एक पेन है, तो मोन्टेक्स मैंने 0.5 उसका डाल दिया, वो जो भी उसका ग्रिप रहता है वो डाल दिया और उसका एक प्रोडक्ट का नेम वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके। ठीक, देन उसके बाद कैटेगरी। ओके, सो कैटेगरी जैसे ही मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, अभी ये मेरा कैटेगरी मास्टर से आता है। ओके, कैटेगरी मास्टर में कैटेगरी मास्टर पे बहुत सारे फीचर है जो कि हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कार्टन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे कार्टन डाला, मोनो कार्टन डाल दिया। ठीक है, तो कैटेगरी के साथ में उसका डिवीजन आ जाएगा कि ये कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, एज अ ऑफसेट का जॉब है या फ्लेक्सो का है या ग्रेवियर का है या लार्ज फॉर्मेट का है। ठीक है, ऑफसेट जो मेरा ऑफसेट मशीन पे प्रिंट होता है लेबल, जो कि आपने देखा होगा कहीं पे भी बोतल पे देखा होगा आपने, बोतल जब भी आप खरीदते हो वाटर बोतल या कोई भी बियर लेबल अगर आपने देखी हो तो उस पे वो एक पेस्ट रहता है। ठीक है, वो लेबल में आ जाता है आपका। लार्ज फॉर्मेट जैसे कि अगर आपने रास्ते पे जाते हैं तो बड़े बड़े बैनर या फ्लेक्स आपने देखे होंगे, या मॉल्स वगैरह में स्टैंडी लगी होती है। ओके, DPR लगा रहता है। सो बेसिकली डिवीजन हमने उसको डिस्क्राइब करने के लिए दिया है कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी कौन से डिवीजन से बिलोंग करती है। ये जो कैटेगरी या ये जो जॉब है, ये मेरा ऑफसेट का जॉब है या मेरा लेबल का जॉब है। ओके, या मेरा ग्रेवियर में जाएगा। ओके, देन इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोड। ओके, जो भी एक पर्टिकुलर मैंने दे दिया कि ये वन JP123 एक उसका कोड दे दिया, या मैं यहाँ पे उसका आर्टवर्क कोड भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड रहता है। अगर फार्मा या फूड ग्रेड में जाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक कोड रहता है। ओके, सो वो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ, ये फील्ड हमने दिया हुआ है। या फिर अगर आर्टवर्क कोड भी है उसका, जो उसका आर्टवर्क है, प्रोडक्ट का एक आर्टवर्क होता है जो कि चेंज होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता है, वो एक मंथ बाद हो या 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, वो आर्टवर्क चेंज होता है। ओके, जैसे कि अगर आप देखते हो तो माजा की आपने बोतल देखी होगी, उस पे कुछ प्रिंट रहता है आपका फर्स्ट ईयर, जैसे कि ये 2024 में आपका अलग प्रिंट था, फिर आपने वही सेम बोतल खरीदी तो उस पे कुछ अलग आपका प्रिंट होके आया है, इट मीन्स कि आपका आर्ट वर्क चेंज हो जाता है। तो वो आर्ट वर्क का एक वो कोड देते हैं, वो कोड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऐसा स्लैश करके। ओके, एंड उसका क्वांटिटी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि मेरे को इसका 10,000
10,000 का इंक्वायरी आया है कि मेरे को 10,000 का इसका रेट देना है, प्लस मेरे को 50,000 का देना है, प्लस मेरे को इसका 1 लाख का रेट देना है। तो ऐसा कोमा सेपरेट करके यहाँ पे हम इसको रेट को इसका क्वांटिटी को एंटर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर आप भी कोई चीज़ खरीदने जाओगे, ऐसा कि आपने बोला कि मेरे को ये एक पर्टिकुलर मेरे को बिस्किट चाहिए, ये बिस्किट का पैकेट मेरे को चाहिए, किसी के सो यहाँ पे आप जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आप कोई अगर छोटी चीज या बिस्किट या फिर अपने बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब रहता है या एलईडी लाइट रहती है वो खरीदते हो, आप 1 पीस का भी भाव पूछते हो, आप 10 पीस का भी भाव पूछते हो, आप 100 का भी पूछते हो, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट रहता है। और जहाँ पे भी आपको वो थोड़ा कम कॉस्टली रहेगा वहां पे आप उसको बोलोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर मेरे को ये क्वांटिटी पे आप मेरे को इसको दे दो, या आप उससे नेगोशिएट करोगे कि इतना इतना रेट में मेरे को ये आप दे दो। तो बेसिकली इंक्वायरी में मैं यहाँ पे उसका जनरली जो भी मैं पूछता हूँ या कस्टमर मेरे से पूछता है कि 10,000 पे, 50,000 पे और 1 लाख पे मेरे को आप इसका रेट निकाल के दे दो, क्या रेट पड़ेगा। सो यहाँ पे उसको इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। देन यूनिट, कि ये पीसेस में ऑर्डर आया है या केजी में आया है, ठीक है। कि जनरली ये 10,000 पीस का है या 100 केजी का है या 10,000 केजी का ऑर्डर है, ठीक है। सो मैंने पीसेस सेलेक्ट किया। अभी कार्टन अपना 99 केसेस में वो पीसेस में ही जाता है, कुछ रेयर केस रहेंगे जहाँ पे वो केजी में जाएगा कार्टन, ओके। सो मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया। एक्सपेक्ट कंप्लीशन डे, आप यहाँ पे कंप्लीशन डे कितने दिन में आप इसको कंप्लीट कर दोगे, 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज मेंशन कर सकते हो। देन रिमार्क, कुछ अगर आपको एडिशनल रिमार्क डालना है कि इसमें ये पर्टिकुलर 4 कलर रहेंगे या आपको पुरानी प्लेट यूज़ करनी है या कोई जो भी आपको एक स्पेसिफिक रिमार्क देना है, या आपका फॉइलिंग होता है तो क्या भाई क्या एरिया में फॉइलिंग होता है, कुछ भी स्पेसिफिक कि मेरे को इसमें मेरा नाम प्रिंट करवाना है, ठीक है। स्पॉन्सर बाय मी, स्पॉन्सर बाय महेंद्र और शुभम, जो भी आपको यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हैं, ओके। देन एड कंटेंट किया। एड कंटेंट में जिस भी टाइप का आपको कार्टन लेना है, क्रैश लॉक लेना है, ओके, या मोनो कार्टन लेना है, ओके। सो अभी मैंने कार्टन सेलेक्ट किया तो मेरे को यहाँ पे कार्टन ही दिख रहे हैं, यहाँ पे बुक का आपको कहीं पे भी कॉलम नहीं दिखेगा, ओके। सो मैंने जस्ट एक क्रैश लॉक लिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्रैश लॉक पे क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गए, ओके। जॉब का हाइट डाला मैंने 150, लेंथ डाला, लेंथ यहाँ पे मैंने 85 किया, विड्थ डाल दिया मैंने इसका विड्थ भी मैंने 85 ही इसको मेंशन किया, ओके। तो जैसे ही मैं विड्थ डालता हूँ तो विड्थ का 75% इसका बॉटम फ्लैप होता है। बॉटम फ्लैप इट मीन से आपने कोई देखा होगा, अगर कोई सिरप आप लेने जाते हो तो वो नीचे से क्रैश लॉक होती है, उसमें लॉकिंग होता है, ओके। नीचे भी उसमें एक फ्लैप होता है जैसा कि ये कार्टन में दिख रहा होगा आपको, ये ऐसा लॉकिंग वाला, ओके। सो बॉटम फ्लैप आपका विड्थ का 75% होता है, तो उसने ऑटोमेटिकली 75% लिया और उसका कितना है, ठीक है। ये पूरा साइज में है, 64 उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। एंड ओपन फ्लिप का साइज डाला मैंने 15 12 जो भी मेरे को डालना है, ओके। में रहेगा, याद रखिएगा, ओके। देन पेस्टिंग फ्लिप, जो साइड से पेस्ट होगा, ओके। बेसिकली आपके 3 फ्लिप रहेंगे। ओपन, जो आप ओपन करते हो, जो टक इन रहता है, टक करते हैं जिसको, ओके। एक रहेगा साइड से पेस्टिंग, एक रहेगा आपका बॉटम फ्लिप जो कि नीचे से पेस्ट होगा, लॉक हो जाएगा बेसिकली, ओके। फ्रंट कलर कितने हैं, फ्रंट कलर 4 दे दिए मैंने, ठीक है। अगर बैक कलर रहता है, वैसे कार्टन के केस में बहुत कम चांसेस होता है कि बैक कलर जाता है, पर इन केस अगर कोई कभी बैक कलर रहे तो आप उसको ऐसा चूज कर सकते हो, ओके। देन SF कलर, इट मीन्स स्पेशल फ्रंट कलर, अगर रहेगा तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड SB कलर, यानी कि स्पेशल बैक कलर, ओके। देन उसका क्वालिटी की कौन से पेपर पे आपको प्रिंट करना है, ये भी आपको कस्टमर ही प्रोवाइड करता है। ये डिटेल भी जो आती है आपके पास कि कौन सी क्वालिटी पे कस्टमर को रिक्वायर्ड है, कि उसको बोर्ड पे रिक्वायर्ड है, डुप्लेक्स बोर्ड पे रिक्वायर्ड है, या उसको ग्लोसी पेपर पे रिक्वायर्ड है, या मेट पेपर पे रिक्वायर्ड है, तो वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ओके। जस्ट मैंने टाइप किया डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ग्रेबेक मैंने लिया ये पेपर और उसका GSM लिया,
ठीक है, कितने जीएसएम के पेपर पे मेरे को प्रिंट करना है, वो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ इसको, या साइबर एक्सेल में लेता हूँ। इसमें साइबर एक्सेल बोर्ड मैंने लिया है ये वाला एफएससी मिक्स्ड। ओके, 320 जीएसएम मैंने ले लिया। ओके, देन मील सेलेक्ट कर लिया, जो भी इसका मैन्युफैक्चरर रहेगा कि ये पर्टिकुलर, ये सारा डिटेल आपको कस्टमर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप एक प्रिंटर हो, आपके पास इंक्वायरी आई। ओके, वो इंक्वायरी में वो आपको उसका क्वांटिटी बताएगा, किस टाइप का प्रोडक्ट है वो बताएगा। देन उसका साइज, आपको स्पेसिफिकेशन क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन होने चाहिए वो देगा। ओके, कौन से पेपर पे वो प्रोडक्ट उसको चाहिए वो भी आपको कस्टमर ही प्रोवाइड करेगा। ये सारा डिटेल आपको कस्टमर देगा। सो मैंने मिल सेलेक्ट किया, कौन सा आईटीसी है या जो भी XYZ उसका मिल रहता है, वो मास्टर में बेसिकली आपके पास होना चाहिए। देन फिनिश उसका कोटेड है, कोटेड इट मीन्स कि उस पर कुछ कोटिंग हुई रहेगी। ओके, अनकोटेड इट मीन्स कि वो एकदम फ्लैट फ्लैट वैसा रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे आप उसको टच करोगे तो आपको उसका फील होगा कि ये कोटेड है, अनकोटेड है, या मेट पेपर है, या ग्लॉस पेपर है। ओके, वैसे मैंडेटरी नहीं होता है कि आप इसका वो फिनिश सेलेक्ट करो। ठीक, देन वेस्टेज टाइप हमने एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया है। ओके, तो वेस्टेज टाइप में आपको यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। एक मशीन डिफॉल्ट। ओके, यानी कि आपने वेस्टेज मशीन में फिक्स किया हुआ है, और आपको जब भी आप इस इंक्वायरी को लोड करोगे एस्टिमेट पे, तो वो मशीन से ऑटोमेटिकली आपको वेस्टेज पिक करके दे देगा। ओके, अभी दूसरा आता है कैटेगरी एंड प्रोसेस वाइज। कैटेगरी एंड प्रोसेस वाइज में क्या होता है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ली, कार्टन या बुक लिया। ओके, वहां पे कैटेगरी पे आपने एज अ कलर वाइज इसका वेस्टेज डिफाइन कर दिया कि अगर एक कलर का इस कैटेगरी में अगर मेरे पास एक कलर का जॉब आएगा तो 50 शीट प्लस 50 शीट और 2% वेस्टेज जाएगा। 2 कलर का आएगा तो 100 शीट और 5% रहेगा। वैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली आप प्रोसेस वाइज भी कर सकते हो। जैसे कि एक तो आपने डाल दिया फ्लेट कि मेरा इसमें 150 शीट जाएगा। ओके, 150 शीट आपने फिक्स वहां पे कर दिया। अभी लेमिनेशन पे भी आपका वेस्टेज होता है। ओके, जब एक्वा करते हैं, ऑफलाइन एक्वा करते हैं तो वहां पे भी आपका वेस्टेज जाता है। ड्रिप करते हैं तो वहां पे भी वेस्टेज जाता है। और पेस्टिंग करेंगे तो वहां पे भी आपका वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो आप उसको एज अ प्रोसेस वाइज भी डिफाइन कर सकते हो, तो वो प्रोसेस मास्टर में बेसिकली डिफाइन हो जाता है। ओके, दूसरा थर्ड है आपका परसेंटेज, कि आपने ये दोनों चूज नहीं किए, आपने परसेंटेज डाल दिया। जैसे मैं परसेंटेज चूज करता हूँ तो वो मेरे को एस्टिमेट पे कितना परसेंट जाएगा, मतलब फ्लेट मैंने डाल दिया एक एग्रीगेट अप्रोक्सीमेटली कि इसमें मेरा 5% 10%, वो मैं एक मेरे मन से डाल सकता हूँ। ओके, कि मेरे को एक हाँ हो गया अभी आइडिया कि अगर ये इतना ये वाला जॉब आएगा, इस टाइप का जॉब आएगा तो मेरा 10% वेस्टेज इसमें जाना ही जाना है, या 15% वेस्टेज जाना ही जाना है, वो मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ। ओके, एंड अगर मेरे को शीट में देना है कि 10,000 के लिए मेरा 250 शीट फिक्स है कि मैं 250 शीट इसका वेस्टेज देता ही देता हूँ, तो वेस्टेज टाइप यहाँ पे दे दिया। देन इसका इफेक्ट जाएगा एस्टिमेशन पे। ओके, वेस्टेज टाइप आपका वहां पे आएगा शीट। वहां पे आपको डिफाइन करना है कि ये शीट कितना शीट रहेगा। ठीक है, 200 रहेगा, 250 रहेगा, 300 रहेगा, जो भी आपको डिफाइन करना है वो वहां पे आप वो डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं मशीन डिफॉल्ट पिक करता हूँ। ओके, अब जैसे ही मैंने ये कैटेगरी चूज की तो यहाँ पे कुछ इसके बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस है वो ऑटो सेलेक्ट होना होना चाहिए, जो कि सेटिंग हमने कैटेगरी मास्टर पे दिया है। ठीक है, ये खत्म करके मैं आपको इसके मास्टर पे लेके आता हूँ। जो भी मास्टर अभी इसमें आए हैं अपने, वो सारे मास्टर में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, प्लेट प्लेट सेलेक्ट किया मैंने। कटिंग, प्री कटिंग मेरा होता है। ठीक है, प्री कटिंग मैंने लिया। प्रिंटिंग हो गया। प्रिंटिंग के बाद मैंने ले लिया, इसमें मेरे को यूवी करना है, यूवी वार्निश, यूवी कोटिंग। ओके, देन इसमें मैंने ले लिया डाई पंचिंग या डाई मेकिंग, जो भी मेरे को लेना है वो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। ओके, एंड इसके बाद मेरा पेस्टिंग पेस्टिंग एंड पैकिंग, बॉक्स पेस्टिंग मैंने यहाँ पे लिया, और लास्ट में डाल दिया पैकिंग। ओके, जस्ट अप्लाई किया तो जो भी डेटा मेरे को कस्टमर से मिला है वो मेरा यहाँ पे आ गया। इसमें अगर मेरे को चेक करना है क्या क्या प्रोसेस मैंने लगाया है, प्रिंटिंग हो गया, प्लेट, सबसे फर्स्ट आपका प्लेट बनेगा। ओके, डाई बनेगा, प्लेट बनेगा, डाई बनेगा, उसी के बाद आपका प्रिंटिंग स्टार्ट होगा। ओके, प्रिंटिंग, प्लेट, कटिंग, हो सकता है सीक्वेंस थोड़ा सा अलाइन ना हो, इसका भी एक सेटिंग हमने दिया हुआ है जहाँ से आप हर एक डिपार्टमेंट का सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। अभी ये डिसअलाइन आ रहा है
ठीक है, इसको मैं मास्टर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको इजी कनेक्ट होगा। ठीक है, एंड अगर कोई फाइल आपको अटैच करना है, जैसे कि कस्टमर ने आपको फाइल दिया, अब यहाँ पे फाइल पे कंडीशन है कि आप एक तो 10 MB से ऊपर का फाइल अटैच नहीं कर सकते, पीडीएफ या जेपीजी आप अटैच कर सकते हो, सीडीआर फाइल अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये फाइल अटैचमेंट का हमने प्रोविजन दिया हुआ है। अगर मल्टीपल कंटेंट हो, जैसे कि मेरे को ये कार्टन के साथ में एक पीआई या लिफलेट मेरे को डालना है, ठीक है, अगर आप कोई भी एक सिरप लेके आते हो या टेबलेट लेके आते हो तो उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन का एक निकलता है, एक लिफलेट निकलता है, एक पेपर निकलता है। जनरली आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया होगा, तो वो एक इंस्ट्रक्शन देता है, वार्निंग्स देता है कि ये आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ये आपको इन चीजों से इस प्रोडक्ट को दूर रखना है, आपको इतने डिग्री सेल्सियस से प्रोडक्ट को दूर रखना है। वो सारे इंस्ट्रक्शन आपका एक पेपर पे होता है, जिसको जनरली फार्मा में या प्रिंटिंग इंडस्ट्री में पीआई बोलते हैं, पैक इंसर्ट, और लीफलेट बोलते हैं। ओके, सो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मल्टीपल आइटम भी ऐड हो सकते हैं। ओके, जस्ट मैं इसको एक बेसिक जनरल इंक्वायरी मैंने सेव किया, तो ये मेरा इंक्वायरी सेव हो जाएगा। ओके, अब ये इंक्वायरी कस्टमर से मैंने गेदर की, सिस्टम में डाली, अब ये जाएगी मेरे एस्टिमेशन डिपार्टमेंट के पास कि जो भी उसका रेट निकालेगा, एस्टिमेट निक करेगा कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी पे इतना रेट, 50,000 पे इतना रेट, 1 लाख पे इतना रेट। ओके, अब जो ये इंक्वायरी मैंने बनाई थी, इसमें जो जो भी मेरे मास्टर आए थे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। फर्स्ट आते हैं क्लाइंट मास्टर पे। ठीक है, सो क्लाइंट मास्टर मेरा जो जो भी मास्टर रहते हैं, क्लाइंट या सप्लायर या मेरे टैक्स के मास्टर या परचेज सेल्स जो भी अकाउंट रहते हैं, वो सारे मेरे लेजर मास्टर में होते हैं। ओके, लेजर मास्टर में आपको सारे मास्टर मिल जाएंगे। जैसे कि आपका क्लाइंट मैंने ओपन किया, ठीक है, अभी टेली में इसको अपना डेटर्स बोलते हैं, डेबिटर्स जो वर्ड यूज करते हैं टेली में इसको वैसा यूज करते हैं। ओके, ये सारा पूरा आपको क्लाइंट का डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा मिल जाएगा आपको, ऐसा ग्रिड में मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, मैंने जस्ट एडिट किया, क्लाइंट का नेम दिखा मेरे को, ठीक है, मेलिंग नेम जो कि उसका पोस्टल नेम या उसका मेलिंग नेम रहता है या डिलीवरी नेम रहता है या ट्रेड नेम रहता है, वो यहाँ पे 99% केसेस में जो क्लाइंट नेम आपने डाला है वो वही सेम रहता है, पर कुछ किसी किसी केसेस में वो डिफरेंट भी रह सकता है। ओके, देन एड्रेस 1 2 3, जैसा कि अपन उसको एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि आपका जो एड्रेस है, अगर लंबा एड्रेस है तो उसको मल्टीपल लाइन में आप ब्रेक कर देते हो। अगर आपने देखा होगा आपके आधार कार्ड या वोटर आईडी पे, तो वो एड्रेस ब्रेक हुआ रहता है, वैसे ही आप इसको यहाँ पे ब्रेक करके ले सकते हो। ठीक है, अब वो ब्रेक करने का भी रीजन है क्योंकि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल पे उसको भेजते हो तो एक लेंथ, मैक्सिमम उसकी एक लेंथ रहती है, उसकी वजह से उसको भी यहाँ पे ब्रेक करके लेते हैं। वो उतनी मैक्सिमम लेंथ से वो क्रॉस करने के बाद उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता आगे इनवॉइसिंग पे या कहीं पे भी। अगर आप कोई भी अगर फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पे भी आपको वो ऐसा 2-3 लाइन में आपको एड्रेस डालने के लिए देता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अगर लंबा ना हो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रेक करना है, ताकि वो दिखने में भी एक अच्छा व्यू जाए कि हाँ ये इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है, और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, ताकि कोई भी अगर ऑडिटर भी विजिट करे तो मास्टर देख के बोले कि हाँ ये मास्टर एकदम परफेक्ट फॉर्म में है। ओके, सो एड्रेस में मैंने मेरा लोकेलिटी डाल दिया, जो भी हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या कंपनी नंबर वो मैंने मेंशन कर दिया। उसका स्ट्रीट का मैंने डाल दिया कि ये इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में या इस एरिया में है। ओके, थर्ड में मैं उसका कि ये इस रोड से के बाजू में है या ये इस रोड पे ये फैक्ट्री लोकेटेड है, वैसा मैं मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, एंड कंट्री आपको कंट्री के कॉलम में डालना है। अभी यूजर क्या करते हैं जनरली, जो प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही यहीं पे एड्रेस 1 में ही वो डाल देते हैं, कंट्री भी डाल देते हैं, स्टेट भी डाल देते हैं, सिटी भी डाल देते हैं और उसका पिन कोड भी डाल देते हैं। सो जनरली वो आपको कस्टमर को गाइड करना है। ओके, जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं उनको गाइड करना है, उनके लिए ये कि आपको ये जो तीनों एड्रेस है यहाँ पे आपको सिटी, स्टेट और पिन कोड यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करवाना है। अगर वो कर रहे हैं तो वो फिर क्या करता है कि जैसे कि अगर प्रिंट पे आते हैं, जब प्रिंट की बात आती है तो प्रिंट पे क्या है, वो डबल डबल शो करता है। ऊपर भी आपका वहाँ पे वो दिखा रहा है मध्य प्रदेश इंदौर इंडिया 252010, वहीं नीचे भी वो उसी लाइन के नीचे जस्ट एक और दिखाएगा आपको इंडिया मध्य प्रदेश इंदौर एंड वापस वो पिन कोड। सो वो डुप्लीकेसी दिखती है, तो वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है जब प्रिंट आउट चेक करते हैं, तो कस्टमर पूछता है कि ये डबल डबल क्यों दिख रहा है।
ओके, अब हो सकता है वो उसी की गलती की वजह से हो, क्योंकि उसने एड्रेस को, एक ही एड्रेस को 2 जगह डिफाइन कर रखा है। सो कंट्री, स्टेट, सिटी का सेपरेट कॉलम दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट अपने इंडिया में डिस्ट्रिक्ट चलता है, बाकी अगर आप कहीं बाहर अदर कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे प्रोविंस वो यूज़ करते हैं, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करके ले सकते हैं। ओके, पिन कोड जो कि आपका हर एक ब्लॉक का एक पिन कोड रहता है या एरिया का एक कोड रहता है, वो आप यहाँ पे मेंशन करके ले सकते हो। फ़ोन नंबर, अगर उनका कोई ऑफिस का फ़ोन नंबर हो जो टेलीफ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर कोई पर्टिकुलर कस्टमर का अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, ईमेल एड्रेस, फैक्स। फैक्स अभी वैसे जनरली यूजुअली चलता नहीं है अभी, अगर किसी के पास होता है तो आप उसका फैक्स का नंबर डाल सकते हो। ओके, देन क्लाइंट या कस्टमर का वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, अगर वेबसाइट आपको प्रोवाइड किया है कि www.bcpharma.privatelimited.com, ये एक वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट यहाँ पे एंटर करके उसके बारे में आप एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, देन कंपनी का पेन नंबर, जीएसटीआईएन नंबर। ओके, और टेली कोड, ये बेसिकली जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तभी हम यूज़ करते हैं। जब भी दो सॉफ्टवेयर को, या जैसे इंडस और टेली को मेरे को इंटीग्रेट करना है, दैट टाइम ये फील्ड मेरे को यूज़ में आती है। ओके, अभी ये जॉब कोऑर्डिनेटर या बेसिकली वी कैन से सेल्स पर्सन यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। ये इसका कैप्शन थोड़ा सा तो रॉन्ग दिख रहा है, या या ओके, जॉब कोऑर्डिनेटर बेसिकली ये कस्टमर से कौन पर्सन बात करेगा, स्पोक पर्सन, या जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना रहेगा, जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना रहेगा, तो ये पर्सन गोपीश, जो भी पर्सन मैं यहाँ पे अलाइन करके रखता हूँ, वो एक फोटो फेच कर लेता है सिस्टम। ओके, देन उसका लीगल नेम। ओके, अभी यहाँ पे 3 नेम हो गए बेसिकली, क्लाइंट नेम, मेलिंग नेम, लीगल नेम। ओके, क्लाइंट नेम जो कि मैंने एक वन टाइम डाल दिया कि मेरे को एक एंट्री करना था, तो मैंने क्लाइंट नेम डाल दिया। ओके, मेलिंग नेम मेरा पोस्टल नेम हो गया, मेलिंग नेम हो गया, या डिस्पैच नेम हो गया, जिस नेम से डिलीवरी जाएगा। ओके, अभी आता है लीगल नेम, कि लीगल नेम मेरा जो गवर्नमेंट पोर्टल है, किस नेम से वहाँ पे मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो नेम आएगा। बेसिकली आपके भी यूजुअली घर पे भी नेम रहते हैं, तो घर पे आपका अलग नेम रहता है, बट आपका जो मार्कशीट या आपके डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपका अलग नेम रहता है। ओके, सो उसी तरीके से कंपनी भी उस तरीके से अपना लीगल नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या पोर्टल पे वो अलग नेम रख के रखते हैं, जस्ट क्लाइंट नेम एंट्री करने के लिए अलग नेम दे दिया। ओके, अभी जैसे कि एबीसी फार्मा है, अभी मैंने यहाँ पे डैश इंदौर कर दिया कि मेरी इंदौर की कंपनी हो सकता है, इंदौर ये एबीसी फार्मा मेरा इंदौर में भी हो, अहमदाबाद में भी हो, चेन्नई में भी हो, मुंबई में भी हो। सो ये इसका लीगल नेम, ये तो लीगल नेम नहीं हुआ इसका। लीगल नेम आपका ऑलवेज यहाँ पे जाएगा, जो कि पोर्टल पे रजिस्टर्ड रहेगा। ओके, देन उसके बाद आता है आपका सप्लाई टाइप। ओके, सप्लाई टाइप में आपका एक तो आता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, एक होता है आपका एसीजेड विथ पेमेंट। एसीजेड वो पर्टिकुलर एरिया आता है जो कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया में अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ओके, गवर्नमेंट उनको प्रोविजन देती है कि आप यहाँ पे आके इस पर्टिकुलर एरिया में आके आप बिजनेस कीजिए, ताकि आपका जीएसटी वहाँ पे आपका जीएसटी नहीं हो, जीएसटी नहीं लगेगा, और दूसरा वो गवर्नमेंट को भी उसका बेनिफिट होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया एक्सपांड हो जाता है। ओके, सो एक होता है विद पेमेंट, एक होता है विदाउट पेमेंट। ओके, देन आता है आपका एक्सपोर्ट का, आता है एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। ओके, जो कि अदर कंट्रीज के रहते हैं, उसके इसमें भी आपका जीएसटी नहीं एप्लीकेबल नहीं रहता है। ओके, फिर डीम्ड एक्सपोर्ट आता है, एक एक्सपोर्ट का टाइप रहता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे B2B लिया, कुछ एडिशनल रिमार्क मेरे को डालना है वो डाल सकते हैं। अब एमएसएमई स्टेटस, बेसिकली अभी रिसेंटली एक ऐड किया है उद्यम नंबर जिसको बोलते हैं, तो वो कस्टमर उससे कनेक्ट, कस्टमर रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो यहाँ पे उसका स्टेटस आप मेंशन कर सकते हैं, नॉट रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन वैसा आप मेंशन कर सकते हैं, एमएसएमई नंबर दे सकते हैं, ताकि वो उसको आगे इनवॉइस पे रिफ्लेक्ट करे। जनरली कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो वो आपको बोलेगा कि ये एमएसएमई नंबर मेरा इस कस्टमर का वहाँ पे दिखना चाहिए मेरे को इनवॉइस वाले विंडो पे, जब भी उसका इनवॉइस बनेगा। ओके, देन उसका क्रेडिट डेज डाल सकते हैं, जैसे कि ये कस्टमर ने आपसे 10,000 कार्टन छपवाए या 1 लाख छपवाए, अभी वो कितने दिन बाद आपको पेमेंट करेगा,
ऐसा तो नहीं कि तुरंत की तुरंत आपको पेमेंट दे देगा। वो हो सकता है उसकी कुछ पॉलिसी है कि वो 45 डे में वो पेमेंट करता है, 30 डेज में करता है, 15 डे में करता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कुछ रेफरेंस कोड अगर आप उस कस्टमर का डाल सकते हो, जैसे कि आपका ये सेम कस्टमर आपका कहीं एक्सेल में या कोई अदर ईआरपी में या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में आपने बना रखा है, तो उसका रेफरेंस कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, देन जीएसटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप कि या तो रजिस्टर्ड रहेगा या रेगुलर जीएसटी फिट करता है, मीन जीएसटी से रजिस्टर्ड पर्सन है, कंज्यूमर है या कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, देन पार्टी टाइप। ओके, पार्टी टाइप वही आपका डीम्ड एक्सपोर्ट या कोई यूनाइटेड बॉडी है या एम्बेसी से रिलेट करता है कंपनी। ओके, या एसीजेड के अंदर आता है। एसीजेड मतलब वो गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है। ओके, देन लेजर का रेफरेंस कोड, मतलब ये जो आपका लेजर आप बना रहे हो उसका रेफरेंस कोड आप यहाँ पे मेंशन करके ले सकते हो। कहीं पे पोर्टल पे आपने डाल रखा है कि एक पर्टिकुलर एक ये कोड है, इस कोड से मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वैसा। देन उसका एक कॉन्टेक्ट पर्सन, एक ओनली वन कॉन्टेक्ट पर्सन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये मास्टर में। ओके, देन लेजर का रेफरेंस नेम, जो कि आपने कहीं पे भी पोर्टल पे एक्सेल में या कहीं अलग दूसरे प्लेस पे आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। ओके, कस्टमर का टाइप एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल कस्टमर है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स कि अब जैसे कि आप पब्लिकेशन में जाते हैं या वहाँ पे आपको ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ही मिलती है। ओके, एक एक प्रोडक्ट आपका मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से चलता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल कि एक उस ओनली कस्टमर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जस्ट वो आपको ऑर्डर देगा और आप ऑर्डर उसका गेट करके उसको प्रिंट करके आप उनको डिस्पैच कर सकते हो। ओके, देन कस्टमर का कैटेगरी, जो वर्क का है, स्क्रैप का है, ये अलग अलग कैटेगरीज है, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कस्टमर कैटेगरी। ओके, देन आता है आपका नेचर ऑफ अकाउंट। नेचुरल अकाउंट बेसिकली ये थोड़ा सा रॉन्ग कैप्शन लिखा हुआ है, होता है वो नेचर ऑफ अकाउंट। ओके, ये बेसिकली हमने दिया है जो भी अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उनको खाली इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए हमने ये फील्ड रखा हुआ है। ओके, कि वो क्रेडिटर से इट मीन्स की सप्लायर है। ओके, या डेटर से या इट मीन्स की वो कस्टमर है या क्लाइंट है। ओके, या हो सकता है वो कॉमन हो, वो दोनों भी हो सकता है कि वो आपको सप्लाई भी करता है प्लस आपसे खरीदता भी है या आपको ऑर्डर भी देता है, दोनों हो सकता है। देन उसका एक क्रेडिट लिमिट आप फिक्स करके रख सकते हो, जैसा अपना क्रेडिट कार्ड में होता है कि आपको 1 लाख का लिमिट है, इसके अंदर अंदर आप परचेस कर सकते हो, वैसा ही कस्टमर इसके अंदर अंदर आपको ऑर्डर देगा, जैसे ही अगर वो क्रेडिट लिमिट खत्म हुआ तो सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा। ओके, देन वो पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड कौन सेल्स पर्सन अलाइन है वो यहाँ पे आप दे सकते हो कि ये मैंने जैसे कि शिवम गुप्ता दे दिया, ये पर्टिकुलर एपीसी फार्मा से डायरेक्टली जो भी कोऑर्डिनेट होता है मेरी कंपनी का एज अ प्रिंटर का, ये शिवम गुप्ता से होता है। ठीक है, सेल्स पर्सन जब भी कोई भी चीज़ सेल करना रहेगा या बात करना रहेगा तो वो शिवम गुप्ता ही डायरेक्ट कस्टमर को कनेक्ट करेगा या उनके कंसर्न पर्सन को कनेक्ट करेगा। ओके, सेम वही फिक्स लिमिट रिलेटेड टू आपका वो क्रेडिट लिमिट और उससे होता है। ओके, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड डेज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों चारों आपका इंटरलिंक है, ये आगे आपका एमटीएल एमसीएल में आता है। ओके, देन उस पर्टिकुलर एक कस्टमर के अगेंस्ट में आप एक प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करके ले सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10% डाल दिया है। अगर मेरे 2 कस्टमर है, एक मेरा फ्रेंड है जो कि फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता है। ओके, एक दूसरा एक और कस्टमर है जो कि सेम फार्मा का है पर वो मेरा कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है, तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग मार्जिन सेट कर दिया कि ये मेरा फ्रेंड है तो इससे मैं 5% लूंगा, और दूसरा जो कि हो सकता है जस्ट मेरा एक कस्टमर है उससे मैंने 15% डाल दिया, 10% डाल दिया, तो वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, अभी ये एक डबल एंट्री आ गया है, ये यहाँ पे या तो कैप्शन रॉन्ग हुआ है। एक होता है पेपर प्रॉफिट मार्जिन। ओके, जो कि पेपर पे मेरा एप्लीकेबल रहता है। ओके, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, कैप्शन ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके, उसके बाद ये कस्टमर आपका एक्टिव है या नहीं है, जैसे कि मेरे 10 कस्टमर थे। ठीक है, 10 कस्टमर को मैंने प्रिंट करके दिया पर्टिकुलर एक कार्टन, मैं प्रिंटर हूँ, मैंने 10 कस्टमर को एक अलग अलग उनकी जो भी जॉब है वो प्रिंट करके दिए,
ठीक है। अभी उन 10 कस्टमर में से 5 मेरे ऐसे 5 कस्टमर ऐसे जो कि मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं, 5 ऐसे जो बच गए, वो मेरे उनको मेरे से जॉब काम नहीं करवाना है, या वो मेरे को जॉब नहीं दे रहे हैं, या मेरे को प्रोडक्ट प्रिंट करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ओके, तो मैं उनको यहाँ से इनएक्टिव कर सकता हूँ। ओके, अगर मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इज एक्टिव पे टिक करके मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा क्लाइंट से रिलेटेड डिटेल है। ओके, देन इसके बाद इसका कंसर्न पर्सन का हमने यहाँ पे एक प्रोविजन दिया है कि जो भी कंसर्न पर्सन रहेगा, जैसे कि मैंने वो फार्मा वो लिया था अभी कस्टमर, ठीक है, एबीसी फार्मा। ठीक है। अब ये एबीसी फार्मा में हो सकता है इनके यहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉर्म है, इनके यहाँ पे आपके अलग अलग मल्टीपल कंसर्न पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, एक दो तीन, क्या एक आपका राम से बात हो रहा है, एक दूसरे पर्सन का आपका श्याम से बात हो रहा है, जो भी अलग अलग ऐसा अगर बड़ी कंपनी है तो वो मल्टीपल कंसर्न पर्सन उसके हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं उनका नाम डाल के ऐसा वन बाय वन उसको डाल सकता हूँ। ए डाल दिया मैंने, डेजिग्नेशन डाल दिया एज अ सेल्स मैनेजर। ओके, मोबाइल नंबर मैंने 0 कर दिया, और ईमेल यहाँ पे मैं जो मेरे को डालना रहेगा वो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, abc@gmail.com। ओके, सो ये मेरा प्राइमरी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी एक ही कंपनी के मल्टीपल कंसर्न पर्सन या सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी डाल दिया कोई नेम, उनका डेजिग्नेशन डाल दिया असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, जो भी वो कंपनी को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, न कि प्रिंटर की। ठीक है, प्रिंटर को तो अपन ही ईआरपी भेजते हैं। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल कंसर्न पर्सन आप ऐड कर सकते हो, ताकि जब भी आप इंक्वायरी बनाओ या आप या कोऑर्डिनेट करो कस्टमर से, तो वहाँ पे वो अपग्रेड आपको देगी कि ये पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन से बात करके मैंने ऑर्डर को कंफर्म किया है। ओके, वो पूरा डिटेल आपका प्रिंट पे भी आता है, प्लस आपका इंक्वायरी पे भी जाता है, और आगे भी आपका ऑर्डर पे भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है, और जॉब कार्ड तक भी जाएगा कि अगर ये जॉब से रिलेटेड मेरे को इस कंपनी में बात करना है या सन फार्मा में बात करना है, कि ये कार्टन में कुछ भी अगर मेरे को प्लस माइनस करना है, या मेरे को पेपर नहीं मिल रहा है, पेपर चेंज करना है, तो मैं वो कंसर्न पर्सन से सीधा कोऑर्डिनेट करूंगा। ओके, देन यहीं पे आप देख रहे हो, अगर सेव एज कंसाइनिंग, मतलब सेम कस्टमर है, वही मेरा कंसाइनी भी रहेगा, मतलब बिल टू शिप टू, कि मेरा बिलिंग एबीसी फार्मा के नाम से होगा। ओके, और शिपिंग भी एबीसी फार्मा के नाम से ही जाएगा। उसको मैं अगर मेरे को कंसाइनी बनाना बनाना है तो बना सकता हूँ यहाँ से मैं डायरेक्टली। ठीक है, सो ये मेरा क्लाइंट मास्टर हो गया। इसमें कुछ क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस आपके, या आगे बढ़े? हेलो, यस हेलो। सर। मेरी आवाज आ रही थी, या मैं खाली वैसे बोले जा रहा था? कोई हाँ ना मेरे को मिला नहीं अभी तक। नहीं, आ रही थी आवाज, आ रही थी। ओके, तो ये क्लाइंट मास्टर में किसी की कुछ क्वेरी? अच्छा बताइए मेरे को, कंसर्न पर्सन क्या होता है? हेलो। सर, कंसर्न पर्सन वो होता है जैसे कि कोई हमारा क्लाइंट है, तो वो हमसे जो भी सॉफ्टवेयर ले रहा है, जो भी प्रोडक्ट ले रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई एक बंदा जो उसको प्रोवाइड किया जाता है, जो डायरेक्ट वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, बातचीत कर सके रिलेटेड टू प्रोडक्ट। बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा आंसर नहीं था इसका। कोई दूसरा? हेलो, कोई दूसरा बताइए मेरे को, कंसर्न पर्सन क्या होता है? सिंपल वे में मेरे को बताओ, एक लाइन में, जैसे ऐसा simple नहीं करना है। सिर्फ क्लाइंट से जॉब से रिलेटेड जो बात कर सके। ओके, नेक्स्ट। और कौन बता सकता है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बस खाली एक दो लोगों को ही मालूम है वैसा। तो क्लाइंट साइड का जो कोऑर्डिनेटर पर्सन रहेगा उसको अपन कंसर्न पर्सन बोलते हैं। ओके,
और क्या मेरे एक ही कस्टमर के मल्टीपल कंसर्न पर्सन हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। ओके, हो सकते नेक्स्ट। सर। हो किसने सकते बताया हैं था? ना, एक सर या दो हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल्स, मतलब ज्यादा भी नहीं हो सकते ना। ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? ज्यादा अगर मेरे पास 1000 लोगों की टीम है तो क्या उसमें 2 ही कंसर्न पर्सन रहेंगे? नहीं सर, नहीं, एक ज्यादा भी हो सकता नहीं, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी टीम साइज के ऊपर, आपकी आपने जो डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है मेरा फ्लेक्सो से रिलेटेड मेरे 5 कंसर्न पर्सन हो, ऑफसेट से रिलेटेड जितनी भी जॉब जाएंगे उसके 5 पर्सन हो या 10 पर्सन हो। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेट रखें। अगर कुछ क्वेरी हो तो पूछ लो, क्योंकि लास्ट में मैं तो बता दूंगा, पर जब भी टेस्ट होगा तो फिर उसमें आपसे आप लोगों से ही पूछना है, मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। महेंद्र सर, जी। मैं मुझे वो क्लाइंट में जो नेचुरल अकाउंट है ना, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। वो देखो कि एक तो वो कैप्शन गलत है, वो नेचुरल अकाउंट नहीं, वो नेचर ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है, हम्म, अभी एक ही कस्टमर है मेरा, एक एक मेरा वेंडर है टेक्नोवा करके। ठीक है, जो कि मेरे को इंक सप्लाई करता है। ठीक, बट वही मेरा जो वेंडर है या सप्लायर है, वो मेरे को ऑर्डर भी देता है कि ये मेरे को ये पर्टिकुलर इंक के लिए एक बॉक्स चाहिए, या मेरे को इसके लिए लेबल प्रिंट करना है। मतलब एक ही कस्टमर है, एक ही सप्लायर है, कस्टमर भी वही है, सप्लायर भी वही है। जस्ट ये डिटेल अपन पास करने के लिए देते हैं, वैसा अपने पास प्रोविजन नहीं है, अपन अलग अलग ही इसको मेंटेन करते हैं। वो नेचर ऑफ अकाउंट होता है। ओके, ये इसका इफेक्ट कहाँ पर जाता है? जैसे कि अब मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आपसे कोई भी एक पेन खरीदा। ठीक है, हाँ। ओके, मैंने आपसे एक पेन खरीदा, आप मेरे लिए सप्लायर हो। ठीक है, आपने हम्म, अभी उसी पेन को, या फिर हो सकता है आपके आपकी कोई आपके कोई शॉप हो, उसके लिए आपने मेरे से बॉक्स प्रिंट करवाए। हम्म, ठीक है, वो एक ही पर्सन, उसी से मेरा दो टू वे ट्रांजेक्शन हो रहा है, खरीद भी रहा हूँ, बेच हम्म, भी रहा हूँ पैसा। सो वो नेचर ऑफ अकाउंट में आप उसको इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हो, जस्ट ओनली पास, वहां पे डाल के रख सकते हो, बाकी उसका कोई लिंकिंग नहीं है सिस्टम में। ठीक है, अपने यहाँ पे उसको अलग अलग ही मेंटेन करते हैं, क्लाइंट अलग रहेगा, सप्लायर अलग रहेगा। हम्म, ओके, सो सिमिलरली आपका अब सप्लायर आता है। ठीक है, सॉरी, सप्लायर को छोड़ के अपन जाते हैं एज अ कंसाइनी पे। ठीक है, सप्लायर पे एक बार जब भी इन्वेंट्री करेंगे तो उसी टाइम पे अपन इसको रिलेट करेंगे। ओके, सो कंसाइनी बेसिकली बिल टू शिफ्ट टू का केस होता है कि जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया शुभम को। ठीक है, शुभम के नाम से मेरे को ऑर्डर आया। ठीक है, शुभम मेरा कस्टमर है। अब वो चाहता है कि वो ऑर्डर, वो जो उसने ऑर्डर दिया है वो मैं डिस्पैच करूँ दुर्गेश को, ओके, या रितेश को या बनवारी को, एक्स वाई जेड, कंसाइनी मल्टीपल हो सकते हैं मेरे। तो बिल टू शिफ्ट का केस हो जाता है, रहता सेम ही है। ठीक है, इसका डायरेक्टली लिंकिंग होता है आपका सेल्स ऑर्डर बुकिंग पे, या इनवॉइस पे आपका इसका लिंकिंग जाता है। ठीक है, और ये हमने एक प्रोविजन दे रखा है यहाँ पे, एस्टिमेट पे भी आप उस डिटेल को मेंशन करके ले सकते हो। जब भी आप एस्टिमेट बनाते हो तो वहाँ पे भी वो डिटेल आपका आ जाता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने डाला है कि मेरा एक पर्टिकुलर एक कस्टमर है, प्रिंटोम मैंने एक सिलेक्ट किया है यहाँ पे, या A1 ग्राफिक मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब वो A1 ग्राफिक्स का कंसाइनिंग, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ओके, सेम इन केस की ये मेरा A1 ग्राफिक्स है इंदौर में। ठीक है, अब ये A1 ग्राफिक्स का कंसाइनिंग हो सकता है मेरा अहमदाबाद का हो। ठीक है, और हो सकता है दोनों का जीएसटी नंबर भी अलग अलग हो। वो केसेस बन सकते हैं। कंसाइनिंग यहाँ पे भी आता है, प्लस आपका सेल्स ऑर्डर पे भी जाता है, जॉब कार्ड पे भी जाता है, एंड डिलीवरी चालान, डिलीवरी जब भी आप इसका करते हो चालान पे भी जाता है, और इनवॉइस पे भी इसका डायरेक्ट लिंकिंग रहता है। ठीक है, मतलब जहां जहां पे भी क्लाइंट आएगा वहां पे कंसाइनिंग के आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन दिया है तो करना है, अदरवाइज वो मन से नहीं करना है कि हाँ ये इसका कंपलसरी आएगा ही आएगा कंसाइनिंग। ओके, सेम ही रहता है, सब कुछ सेम रहता है, पूरा डेटा वही से सेम मैनर में आपको फिल करना रहता है। ठीक है, कंसाइनी का नेम डाला। ठीक, और कंसाइनी इट मीन्स कि वो भी जो भी थर्ड पार्टी है अपने लिए, वो कस्टमर अपने लिए जो भी प्रिंटर के लिए जो भी थर्ड पार्टी रहेगा। मेरे को ऑर्डर ए से ऑर्डर मिल रहा है, वो बोल रहा है, ए बोल रहा है मेरे को कि आप बी को डिलीवर करो, तो वो हो जाता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कंसाइन का नेम डाला, उसका मेलिंग नेम या पोस्टल पोस्टल नेम यहाँ पे मेंशन किया, देन क्लाइंट का नेम डाला
कि वो किस क्लाइंट के लिए कंसाइनी है, किस क्लाइंट का कंसाइनी है। ठीक है, मैंने ये एबीसी फार्मा डाला। ठीक है, अब ये एबीसी फार्मा मेरे को ऑर्डर देगा और वो बोलेगा कि आप ये लेजर 19528 को ये पर्टिकुलर आइटम डिलीवर करो, और उसी के नाम से आपका बिलिंग भी होगा। ठीक है, बिलिंग यहाँ पे जाएगा और शिपिंग यहाँ पे होगा। एबीसी फार्मा के नाम से बिल बनेगा और शिपमेंट ये इधर यहाँ पे जाएगा। मतलब बिल आपको इनके नाम पे बनाना है और डिलीवर इनके यहाँ पे करना है। ये कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन देगा जब भी वो आपको ऑर्डर देता है, या तो ऑर्डर के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिमेनिंग सारी चीज़ें सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। ओके, एक कस्टमर के मल्टीपल कंसाइनी भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक कस्टमर हूँ, महेंद्र एक कस्टमर है। अब मेरे मल्टीपल कंसाइनी भी हो सकते हैं, दुर्गेश भी हो सकता है, सन फार्मा भी हो सकता है। ओके, आकाश यूनिफॉर्म भी हो सकता है, अलग अलग मल्टीपल जो कंपनीज है वो भी हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली ये क्लाइंट एंड कंसाइनी ये मेरा पार्ट हो जाता है। ठीक है, कंसाइनी जैसे थर्ड पार्टी होती है, वो उसको कंसाइनी बोलते हैं बेसिकली, या बिल टू शिप टू का केस इसी से ही आपका सॉल्व होता है। जब भी आप इन्वॉइसिंग पे जाएंगे, जब भी इन्वॉइस पे जाएंगे या डिलीवरी पे जाएंगे, तब आपको वहाँ पे पूरा डिटेल वैसा मिल जाएगा कि ऑर्डर आपको किससे मिल रहा है, डिलीवर कहाँ करना है। ठीक है, मल्टीपल डिलीवरी लोकेशन भी होता है, वो अलग चीज, वो अलग केस होता है। पर आपका बिलिंग किसी अलग नेम से होगा, शिपिंग किसी अलग नेम से होगा, वो आपका कंसाइनी के केस में रन होता है। ओके, देन यही मास्टर में ही आपका लेजर मास्टर में ही लगभग जो भी अकाउंट से रिलेटेड आपका जितने भी मास्टर रहते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका टेक्स लेजर मास्टर, यहाँ पे आपको पूरा टैक्स का डिटेल की क्या सीजीएसटी, एचजीएसटी, फ्रेट अगर कुछ लगाना है, या आपको वेट का मास्टर बनाना है। ठीक है, वेट अपने इंडिया में रन नहीं होता है। वेट आप अगर अदर कंट्रीज में देखोगे या एक्सपोर्ट के केस में, तो वहाँ पे आपको वेट मिल जाएगा। जैसे कि दुबई में अपना वेट लगता है, अफ्रीका में वेट लगेगा। ठीक है, तो वो आप वेट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक, देन परचेस अकाउंट, कि आपने एक परचेस के अकाउंट का जस्ट एक नेम डाल दिया कि ये मेरा रील परचेस है, ये मेरा पेपर परचेस है, वो जस्ट एक रेंडम अकाउंट है, इसको अपन एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और एम्प्लॉयज में मैं अगर प्रिंटर हूँ तो मेरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ऑपरेटर से लेके डायरेक्टर से लेके या सेल्स पर्सन से लेके जो भी ऑपरेटर आते हैं, या वो सबको यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, कि ये परचेस का पर्सन है, ये स्टोर का पर्सन है, ये परचेस का पर्सन है। ओके, और ये मेरा डिस्पैच का पर्सन है जो कि आइटम डिस्पैच करता है। ओके, कोई एक ऑपरेटर है जो कि मेरी कटिंग मशीन को रन करता है, कोई एक दूसरा ऑपरेटर है जो कि मेरी फॉइलिंग मशीन को रन करता है या लेमिनेशन मशीन को रन करता है। वो सारे ऑपरेटर का डिटेल यहाँ पे डालते हैं। ओके, सो ये जनरली ये मास्टर होते हैं, लेजर मास्टर सारे अकाउंट से रिलेटेड ही होते हैं। जब भी आप अकाउंटिंग का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको वैसा ही मिल जाएगा, क्रेडिटर्स डेटर्स आपके लेजर्स में ही सभी कुछ आता है पूरा। ठीक है, क्लाइंट एंड सप्लायर उसका टाइप होता है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर किया हुआ है अलग अलग। ठीक है, लेजर में ही सभी कुछ आएगा। लेजर में आपके टैक्स भी आ जाते हैं, वेंडर भी आ जाते हैं, कंसाइनी भी आ जाते हैं, क्लाइंट आते हैं, सप्लायर आते हैं। जितना भी रिलेटेड डेटा आपका अकाउंटिंग से होता है या इन्वॉइसिंग से होता है, वो सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने प्रोविजन भी दिया हुआ है मशीन एलोकेशन का, जस्ट ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर जब भी मशीन रन करता है, या ऑपरेटर का जब भी, जैसे कि मेरे को प्लेट का एंट्री करना है या प्रिंटिंग का एंट्री करना है कि प्रिंटिंग की मशीन कितनी बजे से लेके कितनी बजे तक चली और किस ऑपरेटर ने रन किया और कौन सी मशीन रन हुई, तो वो एलोकेशन में यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। सो अभी जाते हैं वापस से इंक्वायरी पे थे अपन, है ना। क्लाइंट आपका, क्लाइंट इन कंसर्न पर्सन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपना आता है इसमें इसी में ही कैटेगरी मास्टर। ठीक है, ये बनाया था इंक्वायरी। ओके, ये इंक्वायरी था मेरा, क्लाइंट कंसर्न पर्सन क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं कैटेगरी पे। अब कैटेगरी में यहाँ से ओपन करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये कैटेगरी मास्टर के अंदर में गया, कैटेगरी मास्टर में, कैटेगरी मास्टर पे क्लिक किया मैंने। तो जो भी कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज इट मीन्स कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप यहाँ पे बना सकते हो, कि बुक प्रिंट करना है, ब्रोशर प्रिंट करना है, लेबल प्रिंट करना है, कैलेंडर प्रिंट करना है। ओके, वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसका नेम जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी दिख रही है आपको, ओरिएंटेशन दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है। ठीक,
अभी जो आपका यहाँ पे जब भी इंक्वायरी बनाई थी तो यहाँ पे एक वेस्टेज टाइप भी आया था आपका, ठीक है। ये जस्ट मैंने एडिट किया इसको, एक सेकंड ना, सॉरी, ये इसको एडिट किया। वेस्टेज टाइप मेरा एक आया था कैटेगरी एंड प्रोसेस वाइज। तो कैटेगरी वाइज प्रोसेस का हमने सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। वो आप यहाँ से कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उसका यहाँ पे वेस्टेज डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को सिंगल साइड अगर मेरा प्रिंट रहेगा, मतलब सिंगल मेरे को फ्रंट फ्रंट पे प्रिंट करना है, बैक साइड प्रिंटिंग नहीं रहेगा, सिंगल साइड, ठीक है। हो सकता है वो बैक साइड प्रिंटिंग रहेगा, फ्रंट साइड नहीं रहेगा, मतलब एक ही साइड पे पेपर के दो दो आपके हिस्से होते हैं, एक फ्रंट साइड रहता है, एक आपका बैक साइड रहता है, हेड एंड टेल वी कैन से। सो यहाँ पे आप उसका साइड सिंगल साइड वाइज आप इसका प्रिंटिंग स्टाइल वाइज आप इसका वेस्टेज सेट कर सकते हो, ठीक है। शीट में होगा या मीटर में रहेगा। अभी बुक ऑफसेट का केस है तो ऑब्वियस है कि आपको वो शीट में ही वेस्टेज जाएगा, ठीक है। फ्लैट शीट जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 डिफाइन कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ कलर के अगर मेरा 2 कलर का जॉब रहेगा या मेरा 5 कलर का जॉब रहेगा तो 50 शीट जाएगा वेस्टेज, और या फिर मेरा 10% जाएगा, ओके। अगर मेरा जैसे कि 100 बुक का ऑर्डर है तो वो क्या करेगा, 50 पिक कर लेगा। अगर मेरा 10,000 बुक का ऑर्डर है तो वो जो भी हायर साइड रहेगा, अब ओबियस है 10,000 का ऑर्डर है तो हायर साइड मेरा 50 शीट तो कभी हो नहीं सकता, वो ये 10% उसको पिक करेगा, ठीक है। जो भी हायर रहेगा, विच एवर इज हायर, वो पिक कर लेगा इसको, ठीक है। यहाँ से वन बाय वन आप ऐसा कलर वाइज साइड वाइज इसका वेस्टेज सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये कैटेगरी वाइज वेस्टेज हो गया, ओके। और ये कैटेगरीज होगी जो कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं बुक खोलूँ तो मेरे को बुक से रिलेटेड ही कंटेंट मिले जब भी मैं जॉब साइज वहाँ पे फिट करूँ। बेसिकली ये कस्टमर का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कस्टमर जब भी जब आप ऑन साइट विजिट करते हो या ट्रेनिंग देते हो तो ट्रेनिंग देने से पहले कस्टमर के आप प्रोडक्ट के बारे में जान लो, क्या क्या प्रोडक्ट वो यूज़ करता है। उस प्रोडक्ट का आप एक बेसिक कैटेगराइजेशन आप यहाँ पे करके ही ले सकते हो, ताकि जब भी फर्स्ट टाइम आप कस्टमर को डेमोस्ट्रेट करो तो एक इस सॉफ्टवेयर क्या है, स्मूथ चले, सारी चीज़ें आपको ऐसा सेलेक्ट ना करना पड़े, चूज ना करना पड़े, आपका तुरंत के तुरंत काम हो जाए, ठीक है। खाली कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको चूज करने होते हैं, ठीक है। सो मैं एक लेता हूँ, कोई भी एक कैटेगरी ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने कार्ड ओपन कर लिया, ठीक है। अब कार्ड का मैंने यहाँ पे कैटेगरी नेम दे दिया, डिवीजन डिफाइन कर दिया, ठीक है। मल्टीपल डिवीजन आप बना सकते हो, इसका भी एक सेपरेट मास्टर है, ओके। देन जॉब अगर फ्लेक्सो का रहेगा तो फ्लेक्सो के अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, अराउंड गेप, मिनिमम अराउंड गेप, मैक्सिमम अराउंड गेप, या बाय डिफॉल्ट भी आप फिक्स करके ले सकते हो। ये फ्लेक्सो का अलग है, ठीक है, और ऑफसेट का अलग है। अभी ऑफसेट में अपना प्रिंटिंग मार्जिन, स्ट्रिपिंग मार्जिन और जॉब ट्रिमिंग मार्जिन आप यहाँ पे उसका बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन एक देके ले सकते हो, देके रख सकते हो, ताकि क्या है, जैसे आप कार्ड का वहाँ पे कैटेगरी चूज करोगे, ठीक है। अभी ये आपका इंक्वायरी हो गया, यहाँ पे आपने कार्ड चूज कर लिया। अब जब भी वो एस्टिमेटर उसको लोड करेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने ये यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है वो वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ना कि आपको मैनुअल डालना पड़ेगा कि इसमें बॉटम साइड मेरा 2 mm रहेगा, लेफ्ट साइड मेरा 2 mm मार्जिन जाएगा, स्ट्रिप मेरा 10 mm का है। वो आपका मैनुअल वर्क बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है। मतलब आप हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्जिन वहाँ पे डिफाइन करके ले सकते हो कि मेरा अगर कार्ड रहेगा तो इसमें कोई भी मेरा जॉब के बीच में ट्रिमिंग नहीं रहेगा, ठीक है। कार्टन रहेगा तो मेरा 5-5 mm लेफ्ट एंड राइट साइड में रहेगा, या टॉप एंड राइट साइड में रहेगा 5 mm, ठीक है। और मेरा अगर कार्टन का केस है तो 15-15 mm मेरा चारों साइड से स्ट्रिप रहेगा, आउटसाइड ऑफ प्रिंटिंग एरिया, स्ट्रिप मार्जिन, ठीक है। जो मेरा शीट होती है, शीट पे जो भी मेरा प्रिंटेड एरिया होता है उसके बाहर का जो भी एरिया होता है वो मेरा स्ट्रिप मार्जिन में कंसिडर होता है, ठीक है। नॉन प्रिंटेड एरिया वी कैन से, जो कि मेरा बाहर का एरिया होता है। एक मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद शीट के चारों साइड आप देखते हो नॉन प्रिंटेड एरिया रहता है, ठीक है। तो वो नॉन प्रिंटेड एरिया को आप आपका स्ट्रिप मार्जिन बोलते हैं। सेम आपका वो प्रिंटिंग मार्जिन भी सेम, लगभग लगभग दोनों सेम ही होता है, खाली नेम अलग अलग डिफाइन किया है ताकि वो क्या है, यूजर कभी प्रिंटिंग मार्जिन अलग बोलता है, स्ट्रिपिंग मार्जिन अलग बोलता है इसके लिए, बाकी है दोनों सेम ही लगभग। देन आपका आता है जॉब ट्रिमिंग, कि आपने एक कार्टन या आपने एक कार्ड प्रिंट किया, ठीक है। इनविटेशन कार्ड आपको प्रिंट करना है, या आपने शादी का कोई कार्ड आपने प्रिंट करना है एक शीट पे, ठीक है। अब वो दो कार्ड के बीच में आपको कितना गैप देना है, ठीक है, ताकि वो मेड
जो है उस पे जो भी टेक्स्ट है या जो भी कलर है वो एक, तो वो आप मार्जिन यहाँ पे दिस वर्ड को खाली ट्रिमिंग यूज किया है। जब भी एस्टिमेट पे जाएंगे तो वहाँ पे खाली आप देखेंगे कि ट्रिमिंग ही वहाँ पे आ रहा है, तो वो यहाँ पे आप एमएम में डिफाइन आवाज ब्रेक हो रही सर आप। करके भी है, बैनर भी है, लेबल भी है, पाउच आवाज ब्रेक भी हो है। रही है सर। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अभी आ रही है? हेलो। अभी हाँ, अभी तो आ रही है। ओके। सो अभी कार्ड के अंदर मेरा कोई कार्टन तो नहीं आता है। मैंने जो कैटेगरी, अगर मैं बुक की कैटेगरी लूंगा तो वहां पे मेरे को कार्टन दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। अननेसेसरी वहां पे मेरे को सिलेक्शन मिल जाते हैं कि कार्ड, अगर कार्ड में चूज करता हूँ या मैं बुक चूज करता हूँ तो वहां पे मेरा कार्टन का क्या काम। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये प्रोविजन यहाँ पे दिया है कि आप कैटेगरी वाइज ऐसा कंटेंट को अलोकेट करके ले सकते हो। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी पे रेक्टेंगुलर आ जाएगा, प्री प्लान शीट एक में ले सकता हूँ। ठीक है, प्री प्लान शीट ले लिया मैंने, या कोई भी मेरे को अदर कोई भी अगर लेना है इसके अलावा एडिशनल, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी उस कैटेगरी से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी अलग अलग टाइप के आपके कंटेंट होते हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब हो सकता है कि कुछ कंटेंट इसमें ना मिले। अभी आपका कोई कार्टन हो गया, अभी कार्टन के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे ना मिले। यहाँ पे हमने फिक्स, यहाँ पे हमने कुछ रेगुलर कार्टन को ही यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर कुछ कार्टन अगर आपको ना मिले तो आप एज अ प्री प्लान शीट का अल्टरनेटिव बेस पे प्री प्लान शीट का यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कस्टमर से कुछ टाइम मांग के कि आप आपके प्रोडक्ट का की लाइन आप में या शेयर कर दीजिए, एक बार हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉसिबल है नहीं है। अगर तो वो आप टेक्निकल टीम से एक बार इसके रिलेटेड बात कर सकते हो। ठीक है, ये अपने लिए बोल रहा हूँ मैं, इम्प्लीमेंटेशन टीम के लिए। ओके। सो आप हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका कंटेंट एलोकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर कार्ड के अंदर मेरा रेक्टेंगुलर ही जाएगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो कंटेंट को आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि जैसे ही आपने कार्ड सेलेक्ट किया, आपको कोई कंटेंट चूज करने का भी वो प्रोविजन नहीं देगा, जस्ट डायरेक्ट आपका ये रेक्टेंगुलर वहाँ पे आ जाएगा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, हाइट एंड लेंथ मैंने उसका डाला और वो आगे से हो गया। ठीक है, आप जो चूज करते हो वो भी आपका यहाँ पे टाइम सेव कर लेता है सिस्टम। ठीक है, एंड उस पर्टिकुलर कंटेंट पे क्या क्या प्रोसेस मेरी लगेंगे कि ये पर्टिकुलर कंटेंट पे मेरा प्लेट जाएगा, प्लेट मेकिंग बनेगा। ठीक है, प्लेट होगा। ठीक है, प्लेट होने के बाद इसमें मेरा कटिंग ट्री रहेगा अगर रहता है तो। अभी ये पॉसिबल ऐसा भी होता है कि ये कभी कभार नहीं भी होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंटर बोलता है कि हम वैसा कटिंग ट्री नहीं बोल करते हैं, जस्ट ले लेते हैं। आप पेपर आया तो हम कट टू कट पेपर ही रन करते हैं। ठीक है, तो कटिंग ट्री मैंने एक नॉर्मल दे दिया। प्रिंटिंग में यहाँ पे एक प्रोवाइड कर देता हूँ कि फ्रंट प्रिंटिंग रहेगा, बैक प्रिंटिंग रहेगा। मैं यहाँ पे एक जनरल फ्रंट साइड प्रिंटिंग देकर रखता हूँ। ठीक है, देन इसका कटिंग पोस्ट मैंने दे दिया। ठीक है, जो बाद वाला कटिंग कि मेरे एक शीट पे 4 अलग-अलग शादी के कार्ड छप रहे हैं या इनविटेशन कार्ड्स में छाप रहा हूँ, तो वो अलग-अलग करने के लिए मेरे को बाद में वापस से कट करना पड़ेगा। प्रिंट किया, अब हो सकता है उसमें मैं लेमिनेट करूँ, फॉइलिंग करूँ, वो प्रिंटिंग के बाद में होगा। लेमिनेशन, प्रिंटिंग के बाद आपका लेमिनेशन, एक्वा, फॉइलिंग, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो करने के बाद वो करने के बाद आपका वो क्या करेगा, कटिंग पोस्ट पे जाएगा या पंचिंग पे जाएगा या डाई कटिंग पे जाएगा। अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। अब डाई पंचिंग और डाई कटिंग है एक ही, पर वर्ड अलग अलग हो गए। ठीक है, वहीं कटिंग पोस्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, या पोस्ट कटिंग, जो भी आपको वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने कटिंग पोस्ट ले लिया। एक प्री हो गया कि मेरा प्रिंटिंग से पहले का कटिंग, एक हो गया मेरा प्रिंटिंग के बाद वाला कटिंग। ठीक है, एक होता है आपका डाई कटिंग, एक होता है वो सिमिलर वर्ड में उसको आप बोल सकते हैं डाई पंचिंग या पंचिंग। ठीक है, जस्ट अप्लाई किया। कटिंग पोस्ट और डाई पंचिंग आपका अलग अलग होता है लेकिन, हाँ। ठीक है, डाई पंचिंग के लिए डाई बनवाना पड़ती है। ठीक है, जिसमें कुछ ब्लेड्स लगे होते हैं और रबर वगैरह से उसका अलाइनमेंट होता है। जो भी आपका की लाइन आप बनाते हो उसके अकॉर्डिंग वो डाई बनती है। जो भी आपका प्रोडक्ट का लेआउट बनता है उसके अकॉर्डिंग की ये जो आपने 4 कार्टन या 4 आपने कार्ड जो प्रिंट किए हैं, ये किस किस मैनर में आपने वो उसको की लाइन में लिया है या किस मैनर में आपने उसका डिजाइन बनाया है कि ये शीट में किस तरीके से आना चाहिए।
तो उसके अकॉर्डिंग आपका डाई बनता है, ठीक है। अब हो सकता है वो डाई आपका आउटसोर्स हो, ठीक है, हो सकता है आपका खुद से आप उसका डाई बनाते हो, फिर उसका डाई पंचिंग करते हो। डाई मेकिंग अलग होता है, प्लस आपका डाई पंचिंग अलग होता है, ठीक है। कटिंग आपका कटिंग मशीन से हो जाता है कि आप उसको अलग-अलग कट कर रहे हो चारों ऑप्स को, ठीक है। वो एक सेपरेट सेपरेट मशीन पे होता है, पंचिंग आपका एक सेपरेट मशीन पे होता है। दोनों अलग-अलग है, काम एक ही करती है पर दोनों अलग-अलग प्रोसेस है। अप्लाई किया, तो ये पर्टिकुलर कंटेंट पे मेरा प्रोसेस एलोकेट हो गया। उसी तरीके से मैं ये वाले कंटेंट पे भी प्रोसेस एलोकेट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सीओए पैरामीटर का भी हमने एक प्रोविज़न दिया हुआ है, इस पे बाद में आते हैं, ठीक है। सीओए बेसिकली एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है। जब भी आप डिलीवर कर देते हो, तो उसके बाद में उसका क्या-क्या आपने पैरामीटर चेक किए हैं, वो पैरामीटर का पूरा एक सर्टिफिकेट आप बना के कस्टमर को देते हो। जनरली ये फूड ग्रेड में, फार्मा में ये आपसे कस्टमर माँगता है कि आप मेरे को इसका सीओए बना के दे दो, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। जो-जो भी आपने वर्क किया है, वो वर्क का पूरा डिटेलिंग या जो-जो भी उसके पैरामीटर आपने चेक किए कि इसमें टेक्स्ट मैटर ये था, इसका रब रेजिस्टेंस इतना था, वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो सीओए पैरामीटर में, ठीक है। ये इसका सेटिंग है बेसिकली, यहाँ से निकलता नहीं है, यहाँ से आप इसके पैरामीटर सेट कर सकते हो, ठीक। सो कैटेगरी कैटेगरी, कंटेंट एलोकेशन, प्रोसेस एलोकेशन और उसका बेसिक डिटेल, ये यहाँ से होता है, ठीक है। सेव किया, तो ये मेरा कैटेगरी मास्टर सेव हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? मार्जिन में कोई कंफ्यूजन? प्रिंटिंग, स्ट्रिपिंग, जॉब ट्रिमिंग में? ठीक है, किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो इंक्वायरी मैंने बना दिया था। अभी इंक्वायरी में मेरा और क्या-क्या आया था? इंक्वायरी में मेरा एक पेपर आया था। तो पेपर बेसिकली मेरा आता है मास्टर के अंदर आइटम मास्टर में, ठीक है। अब आइटम मास्टर में मेरे सारे मास्टर आ जाते हैं जो कि रिलेटेड टू मेरे रॉ मटेरियल्स के आ जाते हैं, पेपर्स आ जाते हैं या रील आ जाती है या इंक आ जाती है या जॉब कंज्यूमेबल जो भी रहते हैं वो सारे यहाँ पे मेरे को मास्टर में शो हो जाता है, ठीक है। अब मास्टर में मैंने ये फर्स्ट पेपर ओपन किया, ठीक है। पेपर जो कि मेरा शीट फॉर्म में या बोर्ड फॉर्म में रहेगा, ओके। रील मेरा जो कि कोर पे लिपटी हुई होती है और आपने जनरली देखा होगा कि अगर धागा भी आप खरीदते हो तो वो भी एज अ रील फॉर्म में ही आता है, ठीक है। शीट आप एक अगर आपने देखा हो तो शीट का जैसे कि कहीं पे अगर प्रिंटेड आपने देखा हो, एक बड़ी बड़ी सी एक शीट है, उस पे आपने अलग-अलग अप्स या अलग-अलग आपने जो प्रिंट किए हुए हैं या ब्लैंक शीट है, वो बोर्ड फॉर्म में आएगा बेसिकली वो, ठीक है। रील से ही शीट बनती है, ठीक है। पहले रील बनती है, जब भी पेपर बनता है तो फर्स्ट रील बनती है, रील के बाद ही शीट बनती है आपकी, ठीक है। रील से शीट कन्वर्ट होती है, ठीक है। सो मैं ये एक पेपर मास्टर ओपन करता हूँ, जैसे एडिट किया, यहाँ पे मेरे पेपर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो सारी इधर आएगी। क्या उसकी क्वालिटी है, पेपर आर्ट पेपर है, ओके। आर्ट पेपर है या प्रोमो पेपर है, वो पेपर का अलग-अलग क्वालिटी होता है, साइबर एक्सेल है या डुप्लेक्स बोर्ड है, ठीक है। अभी मेरा 170 तक मेरे जितने भी होते हैं वो सारे पेपर ही रहते हैं। 170 के बाद जितने भी आते हैं वो सारे बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में कंसिडर होते हैं, ठीक है। 170 जीएसएम, ठीक है। जो जीएसएम आप यहाँ पे डालते हो, जैसे और मैंने 170 डाला तो ये मेरे 170 तक 170 जीएसएम तक जितने भी मेरे शीट या बोर्ड आते हैं वो सारे मेरे पेपर एज अ पेपर में कंसिडर होते हैं, ठीक है। एज अ प्रिंटिंग इंडस्ट्री में उसको पेपर तक कंसिडर करते हैं। अब जैसे वो 170 को क्रॉस करता है तो वो सारा सारा उसको बोर्ड बोलने लग जाते हैं, सारे जितने भी लोग होते हैं उसको बोर्ड बोलते हैं बेसिकली। जीएसएम उसका बढ़ जाता है, ग्रामेज स्क्वायर मीटर उसका बढ़ जाता है, ओके। देन मिल का नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आईटीसी से आया है या बिल्ट से आया है, एनआर से आया है, जो भी उसका मैन्युफैक्चरर हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। या आपने लोकली परचेस किया है तो लोकल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपको कोई मिल का नाम नहीं मालूम, जैसे आप लोकल परचेस करते हो या बाहर से आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेड पेपर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कहीं बाहर मीन्स कि आपने आउट ऑफ कंट्री परचेस किया है, आपको आइडिया नहीं है वो वाला, ठीक। देन उसका फिनिश ग्लोसी पेपर है, चिकना पेपर है, मैट पेपर है, कोटेड है, मतलब या कोई कोटिंग वगैरह किया हुआ है वो यहाँ पे आप मेंशन करके ले सकते हो उसका, ठीक। देन सप्लायर का रेफरेंस, इट मीन्स कि उसका कुछ कोड हो, पर्टिकुलर पेपर का कुछ कोड हो तो वो कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर रोल में जाते हैं, जब भी अपन रोल में जाएंगे तो रोल में क्या होता है, हर एक रोल का एक अपना एक आइटम कोड होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप सप्लायर रेफरेंस में मेंशन कर सकते हो। कैलिपर सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है, जो कि इसकी थिकनेस को डिफाइन करता है कि पेपर की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है,
कि कौन से स्ट्रेंथ पे, कितने स्ट्रेंथ पे या कितने कैलिपर पे वो फटेगा पेपर, कितना वजन वो झेल सकता है वैसा। देन पेपर का विड्थ, जो उसकी साइज होती है, ठीक है, विड्थ लेंथ आप यहाँ पे डाल सकते हो। परचेस यूनिट, ठीक है, अभी जनरली एक कंफ्यूजन होता है परचेस यूनिट एंड एस्टिमेट यूनिट में, ठीक है। अब पेपर को मैं एज अ शीट में भी परचेस कर सकता हूँ, एज अ केजी में भी परचेस कर सकता हूँ। केजी इट मीन्स की किलोग्राम, कि मेरे को 10 किलो मेरे को ये शीट चाहिए, मेरे को 100 केजी चाहिए, मेरे को 1 टन मेरे को शीट रिक्वायर्ड है, या मेरे को एक टन शीट रिक्वायर्ड है, या मेरे को 50,000 शीट चाहिए। तो परचेस खरीद में शीट में भी सकता हूँ, खरीद में किलो में भी सकता हूँ, ठीक है। तो उसका रेट आपका यहाँ पे परचेस रेट में डलेगा, ठीक है। एंड री ऑर्डर क्वांटिटी, अभी जब भी मैं परचेस करता हूँ तो एक टेंटेटिव एक ऑर्डर क्वांटिटी मेरा वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो वो उसके लिए यहाँ पे इसका डिटेल मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि री ऑर्डर क्वांटिटी जब भी वापस से अगर मेरा स्टॉक खत्म हो या मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे जाए, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे को, मैं जैसे ही परचेस ऑर्डर पे जाऊँ तो वो 10,000 शीट या केजी जो भी आपका परचेस यूनिट का जो आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो क्वांटिटी आ जाए, ओके। देन उसका शेल्फ लाइफ, कि ये कितने दिन तक ये पेपर आपका खराब नहीं होगा, या कितने दिन उसकी लाइफ है पेपर की, वो आप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ऐसा 360 डेज मैंने यहाँ पे डाला। देन एस्टिमेट यूनिट, ठीक है, अभी 2 यूनिट आपकी हो गई, एक परचेस यूनिट, एक हो गई आपकी एस्टिमेट यूनिट, ठीक है। परचेस अपन यूज करते हैं खरीदने के लिए, ओके। एस्टिमेट यूज करते हैं जैसे कस्टमर को जब भी एस्टिमेट बनाते हैं या रेट देते हैं कि मेरे को एक बुक बनाना है, वो बुक के लिए ये पर्टिकुलर पेपर लगेगा, और उस पेपर का रेट किस में जाएगा, किस में आपको वो रेट लगाना है, जैसे शीट फॉर्म में लगाना है या केजी में लगाना है, कि या किलो के भाव से लगाना है या शीट के भाव से लगाना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी लगभग सेम तो नहीं होता है, पर वो डिफरेंस रहता है, सबका अपना एक क्राइटेरिया होता है कि आपने परचेस 50 रुपए में किया था, आप उसका रेट चार्ज करोगे 55 पे, या जो भी आपका एक क्राइटेरिया वो कस्टमर आपको बताएगा कि ये मैं 50 रुपए में ये पेपर परचेस करता हूँ, 60 रुपए मेरे क्लाइंट से लेता हूँ, मेरे वेंडर से मैंने खरीदा 50 रुपए में और उसको बेचा मैंने 60 में, बेसिकली वो हो जाता है, ठीक है। स्टॉक यूनिट, अभी जब आप पेपर के केस में जाते हो तो स्टॉक यूनिट आपका ऑलवेज शीट में दिखाएगा, ठीक है। मैंने खरीदा उसको एज अ किलो में खरीदा और उसको शीट फॉर्म में मैंने उसको बेच दिया, सॉरी शीट फॉर्म में मेरा उसका स्टॉक है, बस खत्म करते हैं, ओके। अभी शीट में इसका स्टॉक इसलिए लेते हैं ताकि जब भी मैं इसका इशू करूँ, मेरे को शीट इशू करना है, मेरे को 100 शीट इशू करना है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं वहाँ पे वैसा वेट कैलकुलेटर वेट मशीन लेके हर एक को वेट करके दूँ। मेरे को अगर 50 शीट भी देना है तो उसके लिए मैं वेट करूँ कि इतना केजी मेरे को देना है, ओके। जनरली आपका स्टॉक ऑलवेज पेपर का शीट में ही जाता है, ठीक है। देन मिनिमम स्टॉक आप इसका फिक्स कर सकते हो, आइटम रेगुलर है या नहीं, मतलब आपका जनरल यूजेस में है या नहीं है वो डिफाइन कर सकते हो। स्टैंडर्ड साइज की आपके ये कुछ 5 साइजेस है जो स्टैंडर्ड में होते हैं, वो स्टैंडर्ड साइज का आप टिक कर सकते हो कि ये मेरे 5 पर्टिकुलर पेपर है, 100 पेपर में से मेरे 5 पर्टिकुलर ऐसे साइजेस है जो कि मेरे स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। एंड पैकिंग टाइप, ये मेरा पैकेट है, पैकेट के फॉर्म में आता है। पैकेट अगर इट मीन्स वी कैन से 100 शीट एक पैकेट के अंदर होती है या 144 शीट आपका एक पैकेट के अंदर होती है, ठीक है। वो अलग अलग डिपेंड करता है, पैकिंग टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, या ग्रूस में या रिम में। रिम आपका ऑलवेज 500 पे जाएगा, कि एक रिम के अंदर आपका 500, वो भी रहता है वैसा पैकेट फॉर्म में, पर वो शीट उसके अंदर आपका 500 शीट होता है, उसको बोलते हैं रिम। ऐसा प्रिंटिंग इंडस्ट्री के नॉर्म्स में उसको रिम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पैकेट सेलेक्ट किया, 250 शीट डाला, तो ऑटोमेटिकली उसने मेरे को ये 250 शीट का टोटल वेट दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 शीट डालता हूँ तो वो मेरे को एक शीट का वेट भी दिखा देगा, यही वेट आपका परचेस ऑर्डर पे डिफाइन होता है, ठीक है। वहाँ पे आप वो वेट डालते हो तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता है। जब भी आप पीओ के फॉर्म पे, अगर कोई भी डेवलपर भी देखता है तो वहाँ पे पीओ के फॉर्म पे एंट्री करता है, तो ऑटोमेटिकली वो वेट कैलकुलेट करके लेके आ जाता है अकॉर्डिंग टू शीट, कि 1000 शीट डाला तो 1000 शीट का ये इतना पर्टिकुलर वेट है, वो वेट वैसे ये जनरली यहाँ से पिक करता है जो भी आपका मास्टर में सेव है, ठीक है। HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का एक अपना एक आइडेंटिटी कोड होता है जो कि जीएसटी के लिए यूज होता है, ठीक है। बेसिकली जीएस हर एक प्रोडक्ट का एक अपना पे अलग अलग जीएसटी लगता है, तो उसके लिए कोड डिफाइन किया गया है। अगर आप मार्केट से कुछ भी चीज़ परचेस करते हो तो उस पर भी आपका जीएसटी लगता है, वहाँ पे आप वो बिल में अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको HSN कोड दिखेगा,
ठीक है। अगर मॉल में जाओगे या डीमार्ट में जाओगे या कहीं पे भी आप परचेस करते हो तो आपको वो हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड मिल जाएगा, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, वेट आउटसाइड ऑफ कंट्री एंड स्टॉक रेफरेंस कोड, ठीक है। सर्टिफिकेशन टाइप आपका FSC मिक्स पेपर है या रिसाइकल पेपर है या नन, जो भी है, ठीक है, वो दे सकते हैं। और ये आपका पर्टिकुलर मास्टर एक्टिव है या नहीं है, ओके। देन इसको सेव किया तो ये आपका पेपर मास्टर हो जाता है बेसिकली, ओके। सो इसमें कुछ कंफ्यूजन अभी तक आपको? हेलो, कुछ कंफ्यूजन? क्योंकि मैं कल इसका आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। सर कैटेगरी मास्टर में एक डाउट है मुझे। हाँ बोलिए। जैसे कि अभी कोई दो कैटेगरीज है, उसके अगेंस्ट एक ही कंटेंट है, मेरे को दोनों कंटेंट में जो प्रोसेसेस एलोकेट करनी है अलग अलग है, वो तो कर क्या सकते हैं, पॉसिबल है वो? कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, वो कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, आप नोट डाउन करके रखिए। कल की मीटिंग में अपन वापस से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप जितने ओके भी आपके डाउट्स आते हैं एक बार रिकॉल कर लीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि कल मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ, ओके सर। ठीक है। महेंद्र सर, ये स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए और सबका कैमरा चालू करवा लीजिए। ओके ओके। कहाँ से आई थॉट पहले से कैंसिल हो गई, पहले से ये हो गई, वो क्या बोलते हैं। सभी कैमरा चालू कर लो भाई लोग। स्टॉप कर रहा है। अरे सुनाई नहीं देता है क्या? कैमरा चालू कर लो ना सभी के सभी। ओके, डन हो गया। ओके, थैंक यू टीम। थैंक यू।